जैन साथियों, वंदे मातरम। मैं सेवनाथ एसपी लाइव न्यूज़ और हरियाणा 24 live.in के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं चोपटा गांव में, नाथुश्री चोपटा गांव में, जहां की चुनावी हलचल उपचुनाव के जो है ऐलनाबाद विधानसभा को लेकर के जो चल रहा है, उसमें आए दिनों नई नई उथल पुथल हो रही है। और ऐसे में ऐसे धुरंधर योद्धा हर हरियाणा के हर कोने से, हर शहर से यहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे में इनेलो के समर्थन में पहुँचे हैं हमारे पास यहाँ अभय सिंह जी यादव, जो कि नारनौल हल्का के अध्यक्ष हैं। बात करना चाहेंगे उनसे। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, आप चुनावी हलचल में यहाँ पहुँचे हैं, तो किस तरह का आप, अगर आपकी सरकार बनती है इनेलो की, तो किस तरह के कार्य यहाँ किए जाएंगे किसान, मजदूर और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को लेकर के? सर, हमारे जो नेता हैं मिस्टर अभय सिंह चौटाला जी, वो किसान के हितैषी हैं जी, और चौधरी देवलाल के पद पर चलने वाले नेता हैं जी। ये ऐलनाबाद का चुनाव ये धर्म युद्ध है जी। महाभारत में युद्ध हुआ था, ये दूसरा धर्म युद्ध है जी। महाभारत में पांडवों ने 5 गांव मांगे थे जी, नहीं दिए कौरवों ने, महाभारत हुआ। अभय सिंह चौटाला ने 3 कानून वापसी की मांग की है, नहीं होंगे तो ये धर्म युद्ध है। यहाँ से अभय सिंह चौटाला जीत के भारी बम जीतेंगे और हरियाणा की राजनीति के पूरे देश की राजनीति बदलेगी और इन लोगों का राज आएगा। किसान हितैषी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो इस गरीब मजदूर किसान के नेता। तो इसमें महिलाओं को लेकर के आपकी सरकार क्या कुछ करेगी? नहीं, महिलाओं के लिए तो हमारे नेताजी का समस्या देखो, चौटाला साहब ने महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन दी, पंचायत स्तर पे हो, जिला परिषद स्तर पे हो, हरिजन वार्ड किए, बैकवर्ड गार्ड किए, सब चौटाला साहब ने किया। 33% आरक्षण महिलाओं का पहली बार आवाज़ चौटाला साहब ने उठाई। और अगर हमारी सरकार बनी तो अभय सिंह जी ने कहा है कि हम 50% पंचायत स्तर पर आरक्षण देंगे और 33% हम विधानसभा स्तर पर आरक्षण देंगे। देखिए, यहाँ बात आ जाती है हरिजन शब्द की। सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ पे रोक लगा चुका है। आप बहुजन या दलित कह सकते हैं। हाँ जी, दलित कह सकते हैं। जैसा कि सर ऐसा है, कहने का मतलब है कि जैसा कि मौजूदा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया है, आने वाली सरकार यानी कि अपनी सरकार जो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को मानते हो? हाँ, यही तो कह रहे हैं ना सर। बलात्कार का केस दर्ज है। हाँ, यही तो कह रहे हैं ना सर। अभी अब तक कितनी भाषण देता था, तख्ती लेकर लटकाता था कि गीती का हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा है। बिल्कुल सर, तभी मेरे तो को ये समझ आता है कि बीजेपी ने कौन सी वॉशिंग मशीन लगा रखी है जिसमें आप धो उसके सब पाप मुक्त हो जाते हैं। जो बीजेपी ज्वाइन कर गया उसमें कोई पाप नहीं है। जो बीजेपी का विरोधी है वो देशद्रोही है, आतंकवादी है, अन्नदाता। LIC बेच दी इन्होंने, भेल बेच दिया, BSNL बेच दिया, सब रेल बेच दी, सब बिकने एयरपोर्ट। देखिए, मोदी जी का कहना है कि निजीकरण से देश को फायदा होगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ फायदा नहीं होना जी। चंद आदमियों के, एक RSS के जो गोलकर साहब थे, उनकी एक पहली आप मनुस्मृति उठा के देखो, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपको लंबा राज करना है तो जब आपको सत्ता मिल जाए तो आप अपने चंद आदमियों को सारे देश के संसाधन है ना उसके नाम कर दो ताकि आप लंबा राज कर सको। ये आम आदमी को, किसान को मारने की साजिश है। ये कानून जो बनाए हैं, कृषि कानून, ये किसान विरोधी हैं, आम विरोधी हैं, जनता विरोधी हैं। आज मजदूर है, मजदूरी उसकी ख़त्म है। अगर ये लागू हो गए कानून तो 100 रुपये किलो भी आटा नहीं मिलेगा, आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाए। ये कानून वापस होना चाहिए, हम तो यही कह सकते हैं जी। देखिए, किसान पिछले 10 महीने से लगभग जो है बॉर्डरों पे बैठे हैं, और अब तो कोशिश यही है सरकार की कि बॉर्डर भी खाली करवा दिए जाएं। नयंग सिखों वाला मामला लेकर के, या लखीमपुर खीरी के अंदर जो घटना हुई है बड़ी दर्दनाक हुई है, इनको लेकर के आप क्या कहेंगे? ऐसा है सर, सरकार जो है जी, वो शुरू के दिन से ही इस आंदोलन को बदनाम करने की उस पर तुली हुई थी जी। और शुरू में जब 26 जनवरी को जो घटना हुई उसमें उन्होंने कहा कि भाई किसानों ने ये कर दिया, जबकि किसानों को वो जगह जो है वो दूसरी साइड का रोड दिखाया गया था। और किसान अगर ऐसे ही अंदाता करते तो इतने दिन से बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं वो, अब तक तो पता नहीं क्या, लेकिन इनके आदमी ही साजिश के तहत वो सारे कर रहे हैं। और सरकार ने खुद इस बात को मानना है कि भाई हम अमेंडमेंट कर देंगे। अगर अमेंडमेंट करने की बात है तो उसमें खामियां हैं, तभी तो वो कह रहे हैं। अब किसान ये कहता है कि भाई हमें नहीं चाहिए ये आपके कृषि कानून, और वो कहते हैं कि आपके ऊपर थोपेंगे।
जी। दूसरी बात ये है कि सर ये कहते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। आज बाजरे का क्या हाल है भाई? ऐलनाबाद का भी कुछ क्षेत्र ऐसा होगा जहाँ बाजरा है, और हमारा क्षेत्र और पूरा बाजरे पर आधारित हमारा दक्षिण हरियाणा का सारा क्षेत्र है जहाँ बाजरा होता है। वहाँ पे सरकार ने एक लॉलीपॉप दे दी कि आपको भावांतर देंगे। क्यों? एमएसपी 2250 रुपये, उस पर आप खरीदिए। मैंने अपने खुद के 5 एकड़ 2250 रुपये एमएसपी है, अब उस एमएसपी पे आप खरीदिए। जी दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम है या सिरसा से ही हैं, उन्होंने ये कहा था कि एमएसपी जिस दिन खत्म होगी उस दिन मैं त्याग पत्र दे दूंगा। आज बाजरे पे कहाँ एमएसपी है? इस्तीफा दो, आओ। उसको देना चाहिए। जी। और किसानों के हक में अगर कोई लड़ाई लड़ने वाला है तो श्री अभय सिंह चौटाला जी है, जिन्होंने 5000 जो है विधायक या सांसद हैं उनमें सबसे पहले इस्तीफा जो है दिया है। और किसानों का आंदोलन बड़ी मजबूती से खड़ा है और किसान इस कृषि कानून के तीनों जो काले बिल हैं उनको वापस करें। देखिए, जहाँ तक किसान आंदोलन को लेकर के भाई अभय सिंह चौटाला ने रिजाइन दिया, उसके बाद फिर दोबारा चुनाव में आने का क्या कारण? सर एक बात बताइए, चौधरी देवीलाल ने भी रिजाइन दिया था जी उसी किसानों के लिए, उसने दोबारा से इलेक्शन लड़ा और बीजेपी के जो मंगल सेन जी हैं उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। वो चुनाव हारे और चौधरी देवीलाल भारी बहुमत से जीते। ठीक है, अब चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जिस दिन ये इस्तीफा दिया था उस दिन अपने हलके की जनता के किसानों के साथ बैठ के और उसने पूछा था कि भाई अगर किसान आंदोलन को मजबूत मिलती है कि तो मैं इसमें इस्तीफा देता हूँ। तो सब जो इलाके के इलाहाबाद की जनता ने ये कहा था कि आप इसमें त्यागपत्र दीजिए अपना, इससे किसानों के आंदोलन को मजबूती मिलेगी। और अब भी इलेक्शन लड़ने की बात है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने ओपन मीटिंग इसी आपके नथुसरी चौपटा पे की और सब किसानों ने, ऐलनाबाद की जनता ने कहा कि आप इलेक्शन लड़िए और आप विधानसभा में जाके हमारी आवाज़ उठाइए। इसलिए वो किसानों के कहने से, जो जमींदार हैं मजदूर हैं उनके कहने से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए और विधानसभा में जाके आवाज़ उठानी चाहिए। जी। देखिए, जहाँ तक इस समय आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन अगर चलने वाला है तो किसान आंदोलन चलने वाला है। इसमें 10 महीने से ऊपर किसान बॉर्डरों पे बैठे हैं, सड़कों पे हैं। इसके अलावा 700 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन शासन के कानों पर जो नहीं रहेंगी। किस तरह से आप लोग जो है सरकार को चेताएंगे, किस तरह का आप संदेश देंगे किसान आंदोलन को लेकर के? सर सारे देश में ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इस इलेक्शन के बाद हरियाणा की और देश की दिशा और दशा तय होगी और सारे आंदोलन होगा और सरकार को ये बात माननी पड़ेगी क्योंकि तानाशाही रवैया कभी किसी का नहीं चल सकता। जी। जो सरकार ने तानाशाही कर रखी है, आज अपने प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, खट्टर साहब हैं, खट्टर साहब की एक स्टेटमेंट पीछे आई थी कि आप भी लठ उठा लो और 500-700 हज़ार आदमी इकट्ठे हो जाओ और इनका मुकाबला करो। ऐसे एक मुख्यमंत्री की जो स्टेटमेंट है जी, वो क्या मतलब एक बेहूदी स्टेटमेंट नहीं है। एक मुख्यमंत्री को बड़ा संयम रखना चाहिए कि मेरे इलाके की जो जनता है, मेरे प्रदेश की जनता है। और उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी, आज तक 700 किसान शहीद हो गए लेकिन एक शब्द नहीं बोल रहा है। कभी कहीं उद्घाटन कर रहा है, कभी कहीं किसी को वो कर रहा है। तो ये जो है इनको कड़ा जवाब देंगे और सारे देश के किसान एकजुट होकर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जबकि किसानों द्वारा बीजेपी जेजेपी जो सत्ता है, इनके जितने भी नेता है आए दिनों, क्या ये मतलब जो है आए दिनों उद्घाटन कर रहे हैं और कर रहे हैं, जबकि ये चीज़ें ऑनलाइन हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सर वो ये चाहते हैं कि ये किसान आंदोलन की जो है इसको किस तरह विफल किया जाए, क्योंकि वहाँ पे ये जाएंगे, वहाँ पे किसान इनका विरोध करेंगे, इनके आदमी उसमें खड़े करके ये दंगे करवाना चाहते हैं और उस दंगे को जो है उसका रूप देख के कि ये किसान दंगे कर रहे हैं, उसको जो है वो किसानों के ऊपर उसको थोपना चाहते हैं। जबकि इनको ये पता है कि पूरे हरियाणा में, एक दक्षिण हरियाणा के 3 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के कहीं भी इनको घुसने नहीं दिया जा रहा और गांव में ये लगा दिया। इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी कि बीजेपी और जेजेपी के सब नेताओं के बारे में ये लगा दिया कोई भी नेता गाँव में ना घुसे। और उसके बाद भी ये अब पीछे करनाल में देखो, अब आज के दिन भी सीएम साहब ने रेवाड़ी, गुड़गांव और महेंद्रगढ़ में किया है। अगर सीएम साहब में इतनी हिम्मत है तो अपने जो करनाल से जहाँ से ये विधायक है वहाँ पे जाके अपनी जनसभा करके दिखा दे। तो इनसे बुरा हाल विधायक इन लोग है जी बिल्लू
कि इनसे बुरा हाल, इससे बुरा हाल क्या होगा? एक सीएम के लिए अपने करनाल से जहाँ से वो जीत के आया वहाँ नहीं जा सकता, तो इससे शर्म की बात क्या होगी उसके लिए? तो उसको क्या है कि उसको किसानों के बारे में सोचना चाहिए। अब किसान नहीं सर, जिस दिन पेट्रोल के अगर 50 पैसे बढ़ते थे तो सारे बीजेपी वाले अर्धनग्न होके और सारे सड़कों पे हाय हाय करते थे। आज पेट्रोल का और डीजल का क्या भाव है? वाजपेयी जी ने भी गाड़ी को बैलगाड़ी के पीछे बांध करके चलाया था। हाँ जी, चलाया था जी। आज क्या हाल है? आज पेट्रोल 110-11 रुपये से ऊपर है और डीजल, और उसके बाद गैस सिलेंडर का क्या हाल है? आपके सामने कितनी महंगाई है। आप ये बता दे कि एक गरीब आदमी अपने घर का रोजी रोटी नहीं चला सकता, चूल्हा नहीं चला सकता इनकी वजह से। देखिए ठीक है जी, शुक्रिया, धन्यवाद। आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि आज इस समय पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो लोग कहते हैं कि महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है और हम अपने किडनी तक बेच करके पेट्रोल गाड़ियों में डलवा सकते हैं। इस बात को आप लेकर क्या कहेंगे? किस तरह से क्या जनता पर भार पड़ा है? देखिए, अगर इस तरह के कोई स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी की तरफ से आई है तो मैंने तो सुना नहीं, वो बेहुदा है जी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हम हवाई जहाज की यात्रा कराएंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि हवाई चप्पल पहनने वाले को ये नहीं पता कि आज हमने सिलेंडर 950 रुपये का भराया है, तो अगले महीने हम जब सिलेंडर खरीदेंगे तो कितने रुपए का होगा। दूसरी बात, पेट्रोल और डीजल का जहाँ आपने जिक्र किया, मुझे अच्छी तरह याद है एक वाकया कि जब 1989 में पेट्रोल के दाम बढ़े थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी के अंदर बैठ करके संसद भवन पहुंचे थे और उन्होंने कांग्रेस का बहुत विरोध किया था, जबकि मात्र 25 पैसा पेट्रोल के ऊपर बढ़ाया गया था जी। आज क्या भाव है? 103 या 4 रुपये तो अपने हरियाणा में है जी। और राजस्थान का अगर हम जिक्र करें, पड़ोसी राज्य है, वहाँ पे 113 या 14 रुपये के करीब पर लीटर है और हमारे यहाँ 950 रुपये का सिलेंडर है और राजस्थान में सिलेंडर 1050 रुपये का है। अब मोदी जी इसी बात का जवाब दें जी कि जो हवाई चप्पल पहनने वाला है और जो 200, 300, 400 रुपये की मजदूरी पर डे करता है, अब उस व्यक्ति को हर महीने एक सिलेंडर भराने पे 1000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं और जो व्यक्ति महीने में सिर्फ 10 से 9,000 रुपये कमा रहा है, उसका परिवार का वहन कैसे होगा? इसका तो सम्माननीय मोदी जी ही जवाब दे सकते हैं, हम तो नहीं दे सकते जी। आज किसान आंदोलन को लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, किसान आंदोलन जो है वो एक उनकी अपनी एक डेडिकेटेड डिवाइड भी है और मांग भी है, और उसको लेकर के जहाँ तक एमएसपी का सवाल है, आज तक इन 3 कृषि कानून के अंदर मोदी जी ने कहीं भी ये इस बात का जिक्र तक नहीं किया है कि हम एमएसपी पे कोई भी चीज़ को खरीदेंगे या परचेज करेंगे। किसानों की मांग सिर्फ इतनी है कि वो हमें एमएसपी की गारंटी दे दें, लेकिन नहीं दे रहे हैं। क्यों? जब इन्होंने कहा कि हम 3 कृषि कानून को लाए हैं और ये छोटे जो किसान हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, तो अगर आपको एमएसपी की गारंटी देनी है तो उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन ये नहीं देंगे क्योंकि ये प्रो टू अमेरिका चल रहे हैं और इनको पूरा निजीकरण करके देश को बर्बाद करना है और कुछ नहीं करना। दूसरा, मोदी जी अपने हर भाषण में, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हर भाषण में कहते हैं कि मैंने डिजिटल इंडिया बनाना है। डिजिटल इंडिया को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक अच्छी सोच हो सकती है कि डिजिटल इंडिया बनाएं, आप न्यू डेवलपमेंट लेके आएँ, वो एक अच्छी सोच है। लेकिन एक डिजिटल बनाने के पहले हमें हमारे हर नागरिक को उस डिजिटल के बारे में समझाना भी आवश्यक है। आज एक रिक्शा चलाने वाला है, एक मजदूर है, एक कामगार है, उसको तो मोबाइल पे नहीं करना आता, उसको तो ईमेल आईडी का बारे में पता नहीं है, फेसबुक क्या है, ट्विटर क्या है, व्हाट्सएप क्या है, इनके बारे में पता नहीं। हम जब तक उनको इस बात के बारे में जागरूक नहीं करेंगे, जब तक हम डिजिटल इंडिया कैसे बनाएंगे? अगर हम सिर्फ 30% लोगों को ही डिजिटल इंडिया मान के चलेंगे, ओनली 30% पीपल्स आर वी आर नो अबाउट दिस कि डिजिटल इंडिया, इट्स एन वेरी रॉन्ग थिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस इंडिया। जी, अंतिम में हम
भाई अभय सिंह यादव से बात करना, एक सवाल करना चाहेंगे कि आप इस समय देश की जनता को, युवाओं को, माताओं बहनों को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? मेरा तो यही संदेश है जी, किसान भाइयों के ये आत्मसम्मान की लड़ाई है जी ये लड़ाई चुनाव की नहीं है, जमात की लड़ाई है जी। और अगर बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब होगी तो किसान मजदूर का कोई इस देश में सुनने वाला नहीं। ठीक है जी। इलाहाबाद के चुनाव के साथ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव जीतेंगे जी। और इस चुनाव के साथ ही पूरे देश में संदेश जाएगा जी। और इस निकम्मी भ्रष्ट बीजेपी सरकार का खात्मा होगा जी। और स्थितियाँ बदलेंगी, जी। सब कुछ किसानों के हक में जाएगा। बीजेपी ने लोगों को पागल बनाया राम मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे, लेकिन अब राम मंदिर तो बनवा देना। तो राम मंदिर से पेट भरता है क्या भाई? बीजेपी का बीजेपी का राम मंदिर नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट की देन है। सुप्रीम कोर्ट का है। अगर बीजेपी का होता तो पहले ही बना देते। पहले बना देते, ये सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की आड़ तो में। अपने ऊपर धारा 370 भी हटा दी गई। पर धारा 370 हटा दी। आप अभी पिछले कश्मीर देखो, का क्या हाल है आप जी? मीडिया से रूबरू हो, कश्मीर में आधार कार्ड देकर टारगेट किया जा रहा है, बिहारी मजदूरों को मारा जाता है। तो कहाँ है धारा 370? ये यूपी चुनाव है ना, यूपी चुनाव के लिए सारा सिस्टम है। इनको तो घुमा फिरा के बात हिंदू मुसलमान पर लानी है। किसान का गला इन्होंने घोट दिया, मजदूर को इन्होंने मार दिया, अब बचा क्या है? इस आंदोलन को भी उन्होंने अभी पिछले कुछ दिनों भी यहाँ हमें देखने को मिला है कि बगैर मास्क के चलान हुए हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा बगैर मास्क के चलान हुए हैं। लेकिन अब चुनाव है तो हम ढूंढ रहे हैं अपने मीडिया के माध्यम से कि हमें कोरोना मिले। कहाँ है कोरोना, कहाँ गायब है इस समय? कोरोना था ही नहीं। मोदी जी ने गायब कर रखा है। मोदी जी की मर्जी से कोरोना आया था, मर्जी से जाएगा। सर डेंगू बंगाल ठीक बंगाल है। में बंगाल में इन्होंने 2-2 लाख की डिजिटल रैलियां करते हैं, मंच लगाते हैं, कोरोना नहीं है। ये कोरोना कुछ भी नहीं था। कोरोना के नाम पे इन्होंने देश को लूट के खा गए। कर्मचारी की तनख्वाह इन्होंने काट ली, दुनिया भर के उद्योगपतियों ने चंदा दिया। कहाँ है कोरोना? मजदूर मर गया, सब कुछ गया, सर कुछ भी नहीं है। तो बहुत चलान करे। मास्क पे चलान इनको पॉलिसी थी भैया, इनको अपने खजाना बना। वैक्सीन फ्री दे रहे हैं। हाँ, वैक्सीन से भाई साहब क्या फ्री होता है? ले लो पैसे हमसे, लेकिन अर्थव्यवस्था सुधार दो। मजदूर मर रहा है, उसको काम धंधा नहीं है, क्या करें? ऑक्सीजन देखिए, सरकार की प्राइमरी हैं। सरकार की प्राइमरी ड्यूटी है कि हर व्यक्ति को, इट्स ए मॉरल राइट्स ऑफ द एवरी पीपल ऑफ दिस कंट्री, कि उनको सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार मुहैया कराए। और आज हमारे जिला महेंद्रगढ़ में, दक्षिणी हरियाणा की अगर हम बात करें तो डेंगू सबसे ज्यादा फैला हुआ है, लेकिन सिविल हॉस्पिटल्स के अंदर डेंगू का उपचार नहीं है। क्या इनकी सुविधाएं हैं? अनिल विजय रोज दावा ठोकते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कहाँ है स्वास्थ्य मंत्री के दावे? अगर किसी की प्लेट्स नहीं, अब टेस्टिंग कहाँ नीचे आ गई है तो सरकारी अस्पताल के अंदर उस बच्चे का इलाज होना दुर्भर है। गरीब माँ बाप है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई कामगार है, कोई श्रमिक है, उनके बच्चों को अगर ये बीमारी हो गई तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा नहीं सकते। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो 20 से 25 हज़ार रुपये रोज का खर्चा है, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? सरकार की प्राइमरी ड्यूटी नहीं बनती कि उन बच्चों का स्वास्थ्य के विषय में कौन सोचेगा? एक गरीब आदमी जो 1000 रुपये या 2000 रुपये 3000 महीने का कमाता है, वो भी गिरे से गिरा अगर 2000 रुपये का राशन लेके आता है तो 18% टैक्स इनडायरेक्टली पे टू द गवर्नमेंट सरकार को देता है। अगर हम 18 यानी कि 360 रुपये एक निम्न स्तर का व्यक्ति भी सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से कर देता है, तो क्या वो करदाता नहीं है? क्या एक इनकम टैक्स पे ही करदाता कहलाएगा क्या? उस व्यक्ति की जवाबदेही, उसके जीवन के मूल्यता और उसकी आधारता को सरकार कोई साक्ष्य नहीं रखेगी क्या? आप बताइएगा, आप मीडिया के साथी हैं, आपको सब कुछ पता है। अगर इस तरह की स्थिति हमारे प्रदेश के अंदर है और हम कहते हैं नंबर 1, आज हरियाणा की स्थिति क्या है? 2,00,000 करोड़ रुपए हमारे स्टेट पे आज कर्जा है। रोजगार के मामले में 28, रोजगार के मामले में हम 29वें या 30वें नंबर के ऊपर हैं। पर व्यक्ति आय में हम कभी 2 या 3 नंबर पे होते थे, आज हम 18वें या 19वें नंबर पे हैं। तो ये 7 साल का विकास है। इट्स अ प्रोग्रेस ऑफ द लास्ट 7 ईयर्स। देखिए, सत्ता का दूसरा कार्यकाल चल रहा है और इसमें आज
जनता का कहना है, किसानों का कहना है, आम आदमी का कहना है कि त्राही त्राही हो चुकी है। हर तरह से महंगाई की मार है। आए दिनों लोग भूखमरी से, बेरोजगारी से आत्महत्याएं कर रहे हैं। क्या मौजूदा सरकार को छोड़ करके आने वाले अगर किसी प्रकार से जनता वोट की चोट करके सत्ता बदलती है तो किस तरह के परिवर्तन होंगे, आप बताइए। बदलाव होंगे जी। अगर इन लोगों की सरकार हरियाणा बनती है जी, तो किसान मजदूर के हक की सरकार बनेगी। आप देखो, आप सरसों का तेल ले लो 220 रुपये लीटर जी, दाल ले आओ 180 रुपये लीटर। गरीब आदमी का खाना मुश्किल हो रहा है, काम धंधे है नहीं। चौटाला साहब गरीब किसान मजदूर के हक के नेता थे। किसानों को कर्जा माफ, बिजली के बिल माफ, स्लैब प्रणाली। हमारे ज़िले में पानी लेवल है 200 फुट नीचे है, तो हमारा वाटर लेवल बहुत नीचे होने से उन्होंने स्लैब प्रणाली लागू की। तो बिल्कुल इस चुनाव के बाद परिस्थितियाँ बदलेंगी। अभी बिजली की भी मार आने वाली है। बताया गया कि कोयला खत्म हो चुका है। कोयला सर अडानी के ग्रुपों में चला गया, कोयला भी खत्म। कोयला तो खत्म हो गया, लेकिन कागज खत्म नहीं हुआ, बिल तो अब भी आ रहे हैं जी। ये सब इस गवर्नमेंट की पॉलिसी। मैंने आपको बताया संत पूंजीपतियों को कब्जा चला। अडानी की क्या हालत थी, आज अडानी की क्या आज कहाँ हालत है देश में। हर आदमी टूटा। जैसा कि अमित शाह के बेटे हैं, जैसा जिनकी प्रॉपर्टी 2019 में 300 करोड़ 300 गुना बढ़ी, 2021 में 600 गुना बढ़ी। ऐसा क्या व्यापार करते हैं जी। और किसान का धरती में टिक गया, कुछ है नहीं किसान के पास। अब सरसों जब किसान बेचने जाता है तो MSP 49 रुपये, आज 11,000 रुपये। वो पूंजीपति की बिक्री भाई, अपनी नहीं बिक्री। मेरा खुद में एक जमींदार हूँ खुद का, मैंने सरसों को मैंने बाजरे की ऑनलाइन करवाई। अब आदेश मोबाइल का आपको मेरे पास मैसेज आता है जी आपकी सरसों तो हमने कपास चढ़ा दी, ऑब्जेक्शन लिया, उपायुक्त बोलते से मिले। अरे कहाँ उपायुक्त बोलते से मिले भाई। सुन लीजिए देश की जनता, सुन लीजिए, हमने जब बाजरा चढ़ाया था तो आपने कपास क्यों चढ़ा दी। कुछ नहीं मिल रहा, किसान को बर्बाद करने पर तुली हुई है सरकार की पॉलिसियाँ हैं। देखो उन्होंने ये देखा, लॉकडाउन में हर इंडस्ट्री हर उद्योग डाउन गया। एक कृषि थी जिसने हिंदुस्तान को बचा के रखा। अब पूंजीपति को नजर आ गई कृषि के ऊपर कि कृषि की कब्जा कर लो, जमींदार को मजदूर बना के बैठा दो। तो ये कुछ भी नहीं भाई, ये तो कुल मिला के बात है। मोदी ने तो देश को अडानी और अंबानी को बेच दिया जी, किसान को खत्म करना चाहिए। जी शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भले ही चुनावी दंगल के चलते भाई अभय यादव जी नासुश्री चोपटा चुनावी दंगल में कूदे हैं, लेकिन फिर भी मुद्दा है किसानों का, बेरोजगारी का और शिक्षा को लेकर के, महिलाओं की असुरक्षा को लेकर के। देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।